Jai Narayani students, we are going to start a lecture series of class 11th legal studies, and the topic which we are going to cover in this lecture series is constitution. आज के टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है definition of constitution and some features of about and sources of the constitution. So first let's start it with the definition of constitution. बहुत सी definitions हो सकती हैं वैसे तो, लेकिन हम लोग को एक सिंपल सी definition लेकर चलना है ताकि हम एग्जाम में इसको अच्छे से लिख पाएं. So as you can see in the screen, the constitution is a set of fundamental principles and established precedents according to which the state is governed. Constitution fundamental principles का एक सेट है. इसके अलावा कुछ established precedents होते हैं जिनका ये सेट होता है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी कि इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा स्टेट गवर्न होता है, हमारा कंट्री रन होता है. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स का एक सेट है जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेट होता है, स्टेट का मतलब यहाँ पर हमारा जो कंट्री होता है वो गवर्न किया जाता है, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. प्रिंसिपल्स आप जानते ही हैं. फंडामेंटल मतलब जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ सिटीजन्स के साथ जस्टिस की बात की जाती है, हमारे यहाँ फ्रीडम की बात की जाती है. तो ये कुछ हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं. इसके अलावा एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स हैं. प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है जो पहले से प्रचलित कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, पुराने सिद्धांत, पुराने रीति रिवाज, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. उसको जब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, तो समझते जाएंगे. तो हमारे कुछ एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स हैं हमारे नेशन के, हमारे कंट्री के, जिनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. और सारे कॉन्स्टिट्यूशन ही जितने भी हैं दुनिया के, वो अपनी वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं. इन्हीं के बेसिस पर, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर, इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और प्रेसिडेंट्स के बेसिस पर ही हमारे बाकी के कानून बनाए जाते हैं, बाकी के लॉज बनाए जाते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लॉ है. इट इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, जिसके बेसिस पर बाकी के कानून बनाए जाते हैं. जैसा कि हमारा आर्टिकल 13 भी कहता है, कैन दैट पार्लियामेंट कैन नॉट पास एनी लॉ विच इज वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को, उसकी स्पिरिट को जो है वॉयलेट करता हो, उसके किसी प्रोविजन के कॉन्ट्राडिक्शन में हो. ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता. तो इट इज द बेसिक लॉ जिसमें ये सारी बातें लिखी हैं कि कौन से लॉज बनाए जा सकते हैं, कौन से लॉज इनवैलिड हो जाएंगे, कौन इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, और क्या प्रोसीजर होगा लॉ बनाने का. तो बहुत सी और भी चीजें इसमें है. फिलहाल अभी हम लोग डेफिनेशन जो पढ़ रहे हैं उसी को समझते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टेट को गवर्न किया जाता है. अब स्टेट को गवर्न करने के लिए आपने पढ़ा हुआ है 3 ऑर्गन्स होते हैं हमारे. एक तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज जुडिशियल ऑर्गन. सो ऑल दीज ऑर्गन्स रन और ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तीनों के क्या पावर्स होंगे, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या फंक्शंस है, कैसे काम करना है, दिस ऑल इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टेट इज गवर्नड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं जो कि गवर्नमेंट को चलाते हैं, कंट्री को चलाते हैं, उनको कैसे काम करना है, उनको क्या पावर्स एक्सरसाइज करनी है, किस लिमिट तक एक्सरसाइज करनी है, क्या फंक्शंस करना है, उनका आपस में रिलेशन कैसा होगा, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स का सेट है जिसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो गवर्न किया जाता है. या आप ये भी कह सकते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे ऑपरेट. ओके, so I hope this is clear to you. Now the next is why constitution. Why do we actually need a constitution? So as you can see, there are 4 points where we have discussed about the constitution कि उसको हमें क्यों रखना जरूरी है, why we need a constitution, और what does the constitution do, what is the role of the constitution in our country. तो अगर हम देखें पहला पॉइंट तो कहता है कि भाई ये तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है. सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का मतलब कि बाकी के जो भी लॉज हैं दे आर मेड according to the constitution.
they cannot be violative of the constitution. They cannot have any provisions which is contradictory to any rule of the constitution. So we are saying that it is a supreme law of the land. सारे कानूनों से बड़ा कानून ये है, इसी के आधार पर दूसरे कानून बनाए जाते हैं. Second is all other laws have to conform to the constitution. Again the same thing, वही इसका भी जो है इंटरप्रिटेशन है कि बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी के जो लॉज होने चाहिए, they must be in conformation to the constitution. It means that they must not violate any constitutional provision, otherwise they can be declared unconstitutional or invalid by the Supreme Court of the India. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जुडिशियल रिव्यू का एक पावर है जो हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल 13 के अंदर, जिसमें कि वो किसी भी ऐसे लॉ को जो पार्लियामेंट ने बनाया है और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है तो उसको इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है. इसलिए ये लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं. देन इट कंटेन्स प्रोविजंस कंसर्निंग गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजंस. गवर्नमेंट जैसे कि बताया कि तीनों ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हुई हैं. और गवर्नमेंट और सिटीजंस के बीच में क्या रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन होगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिलेशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्शंस कैसे होंगे, गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, कौन लोग इलेक्शंस में इलेक्ट किए जा सकते हैं या जो है एलिजिबल हैं इलेक्शंस में खड़े होने के लिए. फिर उसके बाद सिटीजंस को सरकार कौन कौन से बेसिस पर उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, राइट्स कौन कौन से सिटीजंस के हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कौन से राइट्स हैं लोगों के, ये सारी चीजें, फंडामेंटल राइट्स हो गए, लोगों की क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है. सो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ प्रोविजन वेयर which are concerning with the government and the relation of the government with the citizen. Also contains laws concerning relation between various units of the state. मतलब कि अब कंट्री के अंदर ढेर सारे स्टेट्स भी हैं, है ना, तो उन सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, यूनियन टेरिटरी और कुछ स्पेशल स्टेट्स भी हैं, उनके बीच में और सेंटर के बीच में क्या रिलेशन होगा, जिसको आप क्लास 10th में फेडरलिज्म के फॉर्म में पढ़ के आ रहे हो, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है. क्योंकि आपने 7th शेड्यूल क्लास 10th में पढ़ा हुआ है जहां पर कि सेंट्रल जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इनकी बात करी गई है. ठीक है. फिर उसके बाद रेसिड्यूरी पावर की बात करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहां पर कि वो सारे मैटर्स जो लिस्ट में नहीं दिए हुए हैं यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट में, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, डिसीजंस ले सकती है. सो ऑल दिस थिंग गवर्न्स the relationship between the central government and the state government. तो ये भी एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कह सकते हैं कि रोल है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है यहाँ पर. तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन वी स्टडीड अबाउट व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. तो इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे. इसको एक बार आप अपनी बुक से भी पढ़ लीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क ड्यूरिंग द लाइव सेशंस. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड जय नारायण.